बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में स्टेबिलिटी की बात की जाती है। इंतखाबात होने के बाद ये ख्याल था कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बेहतर अभी भी नहीं हुई। मैं ना मानू हार वाली पॉलिसी अब भी कायम है। और जब ये कहा जाता है कि जिसके साथ गलत हुआ वो एहतजाज कर रहा है, तो उसकी तो पॉलिसी हमेशा से एहतजाज की रही है। इस वक्त PTI ने मजीद एहतजाज का ऐलान कर दिया, और एहतजाज भी कहाँ से शुरू होगा, उसका एहतजाज का ऐलान भी यहाँ पे इस्लामाबाद से होने वाला है। एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर इस्लामाबाद में PTI एहतजाज करने जाती है तो वहाँ का लोकल बंदा भी तकरीबन 10,000 के करीब या 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं निकलता। बंदे लेके आते हैं आप KP से, और KP में आने के बाद अगर वहाँ पे आपके पास 50,000 भी बंदा जमा हो जाता है तो फ़र्ज़ करें तो वहाँ पे इस्लामाबाद को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन हालात में क्या ये फैसला साजों को सोचना चाहिए कि PTI के साथ को क्या ग्राउंड दिया जाए कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं। एक ख्याल ये भी है कि नून लीग की गवर्नमेंट में मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ी पोस्ट पे आना एक मुस्बत कदम है। वो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को संभाल लेते हैं। बात यहाँ पे ये होती है कि जनाब जिसको एहतजाज करना है उसका आईनी हक है, करने दीजिए एहतजाज, उसको तो वो करेगा। लेकिन उसके बाद भी एक जो स्टेट की पॉलिसी है कि जनाब अगर आपने कानून को हाथ लेने में लेने की कोशिश की या कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो आपको नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई कुछ बहुत पुराना नहीं हुआ, और 9 मई के असरात जो है अभी भी हम भुगत रहे हैं। हम क्या भुगत रहे हैं, PTI भुगत रही है। उसके बाद भी 2 जगह एहतजाज का खुल्लम खुल्ला ऐलान, और उसके बाद ये कहना कि हम तो मैदान में आएंगे, एक सवालिया निशान जरूर है। उसके साथ ही PTI में इस फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि PTI में आपस में ही अख्तलाफात हैं। PTI के स्पोक्स पर्सन कौन है ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जनाब सियासी लोग ही बात करेंगे। अमीन गंडापुर साहब की बात के बाद ये कहा जाता है कि दूसरे रहनुमा कहते हैं जो कि असेंबलियों से बाहर हैं, वो कहते हैं जनाब ये सियासी क्या चीज़ होती है, सियासी तो हम भी हैं, सियासी तो वो भी हैं। यानी कि ये बात खुले आम आ चुकी है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब आपके अंदर अख्तलाफात पाए जाते हैं। किसी भी सियासी जमात में से लोगों का चले जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, और ख़ास तौर पर PTI इस बात को भुगत चुकी है कि बहुत जल्दी उनके लोग यहाँ वहाँ हो जाते हैं। और इस वक्त जबकि एक दूसरी जमात के नाम से आप असेंबली में बैठे हुए हैं, क्या एक और दफ़ा PTI खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने जा रही है? और क्या ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये नई गवर्नमेंट आने के बाद ये चीज़ों को उस तरह से संभाल सकेगी जो मुल्क की ज़रूरत है? मुल्क की इस वक्त ज़रूरत माशी पॉलिसीज़ है, और माशी पॉलिसीज़ चलाने के लिए क्या पूरी ये जो मखलूद हुकूमत बनी है, इनके पास कोई भी एक ऐसा एक सिंगल वाहिद पर्सन भी है जो कि इन पॉलिसीज को संभाल के चल सकेगा और मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकेगा? हकीकत यह है कि सियासतदान जितनी भी बड़ी बातें करे, मुल्क की सलामती, बका और हर चीज का इन्हिसार मुल्क में मईशत की बेहतरी पे है। इस वक्त आम आदमी पिसा हुआ और दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। खासतौर पर कराची में जो सूरत हाल है उस पर तो सबकी आंखें यूं बंद हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरह कबूतर अपनी आंखें मुश्किल वक्त में बंद कर लेता है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी हो या MQM हो अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। जनाब आगे होगा क्या? पूरे मुल्क में तो मसाइल होंगे, लेकिन वो कराची जो कि माशी हब है इस वक्त पिस चुका है, और अभी भी 2 हाथी लड़ रहे हैं। और वो 2 हाथी कौन है जनाब? ये 2 बड़ी पार्टीज हैं जो कि अपने आप को पाकिस्तान में सिंध का और कराची का स्टेक होल्डर कहती हैं। मसले कैसे हल होंगे, तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नदीम बाकी मौलवी साहब। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे फरीद आबड़ो साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और कोशिश करते हैं कि MQM से भी किसी को ले लिया जाए ताकि उनका भी मौक़िफ़ सामने है। हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हुमायूं उस्मान साहब MQM से। इस वक्त चलते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। नदीम बाकी मौलवी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त फिर एक पहले तो कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट बनेगी नहीं, फिर उसके बाद कहा जा रहा था सदारती इंतखाबात नहीं होंगे, सदारत के ओहदे पे कोई नहीं आएगा। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये वाली गवर्नमेंट चलेगी नहीं या फिर चलने नहीं दी जाएगी। क्या लगता है आपको? कौन सी हुकूमत है जो आज तक हमने कहा कि नहीं यार ये अच्छी है? एक जाता है उससे बदतर आता है, वो जाता है इससे बदतर आता है। दूध की नहरें तो किसी ने भी नहीं बहाई, यही पाकिस्तानी है। हम परेशान हो रहे हैं, हमने न्यूक्लियर बम बना लिया मगर बिजली की कीमत कम करने के लिए कोई तरीका नहीं अपना है। हम बड़े बड़े मईशत के जो दावेदार हैं बैठे हुए हैं, हम इम्पोर्टेड लेके आते हैं, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, ये वर्ल्ड बैंक के हैं, ये इसके हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के हम नौकरी पे रखते हैं क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हम नौकरी पे ही रख रहे हैं ना, इनको लेके आते हैं। इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है बिजली की कीमत कम करने का। ये तो मैं सिर्फ बिजली की बात कर रहा हूँ, मईशत तो दूर की बात है।
ठीक है, हमने हर कुछ हमने कहा जी ये वाली पार्टी को मिला देते हैं, उस पार्टी से मिला देते हैं, मसलिहत के तहत हम सारे एक हो जाते हैं जनाब, फिर भी बिजली की कीमत में कमी नहीं आई। अरे वो पहली वाली पार्टी थी और उसमें क्या बंदे थे, उनको मौका नहीं मिला, उनके टाइम पे कौन सी बिजली सस्ती थी। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम वही बात है कि किसी ने कहा कि जनाब कि 100 रुपये, मुझे 100 रुपये की चीज़ बिक रही है, मुझे 125 रुपये महंगा करना है, तो उसने कहा 1 मिनट खामोश हो जाओ, पहले मैं अनाउंस करूंगा 150 रुपये, फिर उसके बाद आवाम खुद कहेगी 125, तो आवाम भी खुश हम भी खुश। तो हमारे यहाँ ये फॉर्मूला चल रहा है, पहले उसको ले जाते हैं 150 रुपये पे, फिर कहते हैं देखें जनाब पहली वाली हुकूमत अच्छी थी, उन्होंने 125 में दिया आपको, फिर 150, फिर एक और आएगा जनाब 100, 150, 150 वाली बहुत महंगी है, 200, 250, 300, इसी तरह करते करते हम 332 रुपए का पेट्रोल तो ले चुके हैं। ये हम बात कोई पुराने जमाने की नहीं कर रहे, हम 1 साल पहले 332 रुपए का था, फिर हम बड़े खुश हुए जनाब के पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही है, 290 हो गए, 280 हो गए, 260 हो गए, अब वापस तो उधर ही जा रहा है। तो ये कौन से, मैं कहता हूं मिनिस्टर्स हैं, ये कौन से एक्सपर्ट्स हैं, ये कौन से मईशत के, आप यकीन करें हमें तो हर वक्त उम्मीद होती है कि ये जो है ना, ये इकोनॉमिक्स के बड़े चैंपियन हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये बड़े बड़े ताजिरों से मीटिंगें हो रही होती हैं, बड़े बड़े इदारों की मीटिंगें हो रही होती हैं, मगर वो मीटिंगों में क्या होता है जनाब जी, बहुत अच्छी बात है यार, वो बात नहीं करना, वो नाराज हो जाएंगे, ये पार्टी का ख्याल रखना, इस पार्टी ने ये बोला यार मेरी इस फैक्ट्री का जरा ख्याल रखना, वो ये सब चीजें हो रही हैं, मगर अवाम कहाँ जा रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जिंदा रहने के लिए जो कॉस्ट, जो हम कीमत अदा कर रहे हैं वो कम नहीं हो रही। मैं इकोनॉमिक्स का जो रूल है ना, वांट्स और नीड्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अब तो सिर्फ हम वांट्स की तरफ तो जा ही नहीं रहे कि हमारे पास गाड़ियां होनी चाहिए, हमारे पास बड़े बड़े घर होने चाहिए, हम तो कहते हैं जनाब रोटी कपड़ा मकान। जो इलेक्शन से पहले किसी ने कहा 200 यूनिट दे देंगे, किसी ने कहा 300 यूनिट दे देंगे फ्री, किसी ने कहा पानी का बस अभी आप देखें मंसूबा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी इलेक्शन के दौरान, आज वो बातें भी नहीं मिल रही। हम कह रहे हैं ना कि मंसूबा शुरू होने वाला है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई चैनल पे बात नहीं हो रही है कि जनाब वो 300 यूनिट कहां गए, कोई चैनल पे ये नहीं कह रहा कि वो 200 यूनिट वाले कहां गए। नहीं सर, कल बात हुई थी और वो खासतौर पे जो है पीपल्स पार्टी उस पर तनकीद कर रही थी, पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही थी कि वो जो चलें, वो आपका चैनल ने कहा वेरी गुड, मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक करे कि सारे चैनलों पे एक ही खबर आती रहे कि जनाब आप बिजली 300 यूनिट कब खत्म कर, रोजाना खबर पूछें कि आपका वादा, क्लिप चलाएं, वापस क्लिप चलाएं तमाम पार्टियों की कि जनाब आपने पंजाब में भी कहा था, सिंध में भी कहा था, सिंध में कराची के लोगों को कहा था पानी मिलेगा, सफाई होगी, सड़कों पे रोशनी नजर आएगी। अब सड़कों पे अंधेरा और डाकू नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो डाकू भी परेशान होकर डकैतियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में भी मसले मसाइल है। क्राइम वहीं से शुरू होता है जहां पे गुर्बत होती है। अफ्रीका में क्यों हालात खराब है? क्योंकि अफ्रीका में गुर्बत है। आप क्राइम रेट को फिर आप कहेंगे जी इदारे क्या कर रहे हैं, अवाम बेचारी पिस रही है, ये पिसते क्यों हैं, हथियार क्यों उठा रहे होते हैं? हालांकि ये मैं समझता हूं उठाना नहीं चाहिए, गलत है। चाहे जितने भी आपको गुर्बत आ जाए, आपको हक नहीं पहुंचता कि एक 10,000 के मोबाइल के लिए किसी को मार दें। बात की बड़ी अजीब सी बात है, मैं कराची की बात कर रही हूँ, बड़ा दिल दुखता है। यहाँ पे कराची में मैंने वो भी चोरियां देखी हैं जिसको हम चोरी नहीं कह सकते। यहाँ पे आपने बाइक खड़ी की और बाइक पे सामान रखा, तो थोड़ी देर बाद आके जो है ऐसा भी हुआ कि उस बाइक पे से सामान उठ जाता है। और सामान में क्या होता है जनाब, आटा, दाल, चीनी और राशन का कुछ चीज़ें जो आप समझ नहीं सकते कि कोई उठा के ले जाएगा। लोग इतनी परेशान हो गए कि इस हद तक मजबूर हो गए, सफ़ेद पोश लोग। और अगर आप उनको देखें कि जब सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है, एक बारिश आदमी बेचारा मासूम टोपी लगाया हुआ वो उठा के उस सामान को जा रहा है, क्या उसको नहीं पता होगा कि वो चीज़ें हैं जिसमें नज़र आ रहा है थैलियों में कि आटा, दाल, चीनी, चावल है, वो कितना मजबूर होगा। आप ये सोचें कि उसकी मजबूरी की इंतहा देखें कि वो इन चीज़ों को उठाने पर मजबूर हो गया। बहरहाल आगे चलते हैं, मेरे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, फरीद आबरो साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। फरीद, मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, फरीद से भी राब्ता हमारा होता है। इसी तरफ चलते हैं वापस से नदीम बाकी मौलवी साहब की तरफ। नदीम बाकी मौलवी साहब, ये एक बिल्कुल ट्रू एक हकीकत और मैं वाकई आपको सुना रही हूँ कि ऐसा हुआ है कि लोगों ने राशन तक चोरी किया है। वो लोग जो कि बिल्कुल ही आप समझ लेंगे, मैं सोचती हूँ कि यार उनका क्या होगा, ये कौन लोग हैं और क्या क्या गवर्नमेंट को नहीं जानते। और अभी हम राशन की और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये पूरा रमज़ान गुजर रहा है, ये 15 रोज़े हमारे हो चुके हैं। बहुत से लोग तरावियाँ पढ़ते हैं, 15-15 रोज़े पढ़ के आ रहे हैं, कुरान ख़त्म कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जनाब, अब
आप नेकी का काम जरूर करें, लेकिन आप मुझे बताएं कि कौन चेक एंड बैलेंस कर रहा है, कौन ये देख रहा है कि कितनी कीमत में क्या बिकना चाहिए था? किसी के ऊपर कोई नजर नहीं है। आखिरकार आपने पूरी कौम को एक भिखारी बना के रख दिया है, और वही आपकी बहुत हम खुश होते हैं इस बात पे कि आपने दस्तरखान लगा दिए हैं, बहुत खुश है जनाब, बड़े वाह वाह हो रही है। किसी को जो है ज़कात के पैसे इस तरह जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है वो भी ज़कात लेने पे मजबूर हो गए हैं, और बड़े बेचारे, मुझे बड़ा अफसोस होता है आजकल। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम 10 रुपया जो सब्जी वाला फ्रूट वाला महंगा कर रहा है ना, उसके ऊपर बड़े तनकीद भी कर रहे होते हैं सब कुछ। जेडीसी के, ठीक है ना, वो खुद जो फाउंडर है वो ये कह रहे हैं कि जनाब लेबोरेटरी टेस्ट जो मैं 60-70 रुपए का करता हूं, यहाँ पे 6,000-3,000 रुपए का आते हैं। यानी कि ये तो बयानात उसके रिकॉर्ड करके, तो क्या हुकूमत उसके बयानात के बावजूद मुझे बताएं कितनी लेबोरेटरियों पे छापे मारे हैं? फ्रूट वालों पे तो छापे मारे हैं, आपने कितनी लेबोरेटरी पे छापे मारे हैं कि भाई जेडीसी वाला कह रहा है आप 300 के टेस्ट के आप 3,000, 6,000, 10,000 ले रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो मैं जरूरतमंद है। लेबोरेटरी कोई घूमने फिरने या तरबूज खाने नहीं जाता, लेबोरेटरी वो आदमी जाता है जो मजबूर होता है, जो बेइंतहा मजबूर होता है। ये हमारे कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको डिस्कस करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, और जहाँ पे आपने एक जमात का, एक जमात नहीं कहना चाहिए कि इदारे का नाम लिया, तो उस इदारे के ऊपर एक और भी बात है कि एक साहब वो भी थे जिन्होंने लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उन्हें फलों और सब्जियों की जो है वो रेडियाँ लगा के दी, और उनसे कहा कि जनाब ये काम करें। किसी को भी, मोहताज को इस तरह भी मदद करने का एक सिलसिला होता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग बिठा के और वहाँ पे जो है उनको मुफ्त खाने का सिलसिला। बहरहाल आपकी नेकी। आगे चलते हैं। फरीद आप लोग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। फरीद की आवाज़ जो है स्टूडियो में मेरे पास नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपको जी जी बिल्कुल आ गई है, और हुमायूं उस्मान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फरीद आपकी तरफ आएंगे। फरीद, एक तरफ पहले कहा जा रहा था इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस हो गए। आपकी पार्टी ने हमेशा से इलेक्शंस जल्दी होने के लिए बात की, बिल्कुल एक पॉजिटिव बात है, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस के बाद सदारती इंतखाबात पे बात हो रही थी, वो भी हो गए। अब आगे ये है कि हुकूमत नहीं चलेगी। ये हुकूमत कौन कह रहा है कि नहीं चलेगी? ये क्यों ये हल्कों में बात हो रही है? और आवाम भी बड़ी उसको बड़े पुरजोश अंदाज में कहती है ठीक है ये हुकूमत 6 महीने में खत्म हो जाए, ये हुकूमत 2 साल में खत्म हो जाए, ये मुल्क का इतना पैसा लगा हुआ है, स्टेबिलिटी है नहीं मुल्क के अंदर। ये अवाम को कैसे समझाएंगे कि इस तरह की बातों को ना फैलाया जाए और इसको खत्म किया जाए, जो पार्टी कर रही है ऐसा उसको रोका जाए? देखिए, ये तो बात आप बता रही हैं कि 6 महीने हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। पाकिस्तान इस वक्त इस हालात में नहीं है कि दोबारा इलेक्शन हो सके, और जो इलेक्शन हुआ वो सब पार्टियों ने तस्लीम कर लिया है मुश्तरका तौर पे। अब इसके बाद अपनी जिद बहस करते रहें कि हुकूमत चले ना चले। बेहतर ऑप्शन ये है कि ऐसी पॉलिसियां लाई जाएं जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे, और जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला हल होने चाहिए। लेकिन एक खास पार्टी, और खासतौर पे हम बानी पीटीआई की बात करें तो वो कहते हैं जनाब मुझे जेल से निकाल दो तो फिर से इलेक्शंस करवाओ, और फिर से इलेक्शंस करवाने के बाद फिर देखो कि क्या होता है। और अभी भी ऐसा नहीं कि ताकतवर हल्के जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रहे, मुज़ाकरात की तरफ बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई शुरू ही उनकी मुज़ाकरात इस बात से होते हैं कि जनाब मुझे रिहा करो और इलेक्शंस वापस करो। आपको लगता है कि इस तरह से बहुत अरसे तक मामला चल सकेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं ना, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कई दफा इस बात का ऐलान किया था कि अगर पीटीआई हमसे कंप्रोमाइज करती है और हम साथ मिलने को, गवर्नमेंट बनाने को तैयार है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था कि पीपल्स पार्टी से साथ मिलेंगे नहीं, नून लीग से मिलेंगे नहीं, और एमक्यूएम से मिलेंगे नहीं। तो अकेली तो वो पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती ना पीटीआई। जितनी सीटें उन्होंने ली हैं, अगर वो इमरान खान साहब बाहर भी होते तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते थे, उन्हें किसी ना किसी के साथ अलायंस तो करना पड़ता। तो एक वो कॉमन बात है कि जब तक अलायंस बनेगा नहीं दो बड़ी पार्टियों का, तो कोई पार्टी गवर्नमेंट बना नहीं सकती थी। तो पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज किया है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, कि अगर ये रट पीपल्स पार्टी भी लगा देती तो नून लीग भी गवर्नमेंट बना नहीं सकती थी। किसी ना किसी पार्टियों को अलायंस करना था, और सारी पार्टियों ने इसमें साथ दिया। एमक्यूएम के साथ शामिल हो गई कॉलिशन में। अच्छा फरीद, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज किया है पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए और पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। क्या ये कंप्रोमाइज उस वक्त आप सवाल करेंगे, ठीक है आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट अलायंस का हिस्सा है, लेकिन अगर आपके पास काबीना में आप लोग नहीं है, वजारत आप लोगों ने नहीं ली है, उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा होता है जो आप समझते हैं कि आपके असूलों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, तो क्या ये चांसेस है, क्योंकि आप ही की पार्टी है जो कि इस पिलर को खड़े करके रखा हुआ है पूरे निजाम को, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी? पीपल्स पार्टी को वजारतें नहीं चाहिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली चाहिए, और पीपल्स पार्टी उसके लिए काम करिए। जिस तरह अभी ये कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, मौलवी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर पानी के बड़े मसले मसाइल हैं,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरंगी के अंदर पीपल्स पार्टी पहली बार जीती। आपको पता है पहले एमपी हमारे बने हैं फारूक अवान साहब, ठीक है। तो आज से 4 दिन पहले डीजी वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग हुई है कोरंगी के अंदर, क्योंकि कोरंगी के अंदर लगातार पिछले कोई जब से एमक्यूएम बनी है तो आप देखेंगे वहां पे एमक्यूएम जीतते आ रही है। 2 दफा हकीकी वहां से जीती है आफाक अहमद ग्रुप जो था। पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम कोरंगी के अंदर एंटर हुई है। 4 एमपीओ की सीटें वहां पे, 1 एमएनए होता है, तो 1 एमपी हमारा बना है फारूक अवान। और अल्हम्दुलिल्लाह आते के साथ ही आप कोरंगी के अंदर अगर अपना कैमरामैन भेजिए और जरा एक वीडियो बनवा के चलाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कोरंगी के अंदर क्या काम हो रहे हैं। दोपहर को डेली फारूक भाई हालांकि इलेक्शन जीत गए, लेकिन डेली पार्टी ऑफिस के अंदर आके बैठते हैं और पार्टी मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। वाटर बोर्ड के डीजी से मिले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि हमें जो वोट पड़े हैं कोरंगी के अंदर वो सबसे ज्यादा मेहरान टाउन और क्रिस्टन टाउन और जिया कॉलोनी, सारे यहाँ पे अकलियती वोट हैं। और पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो अकलियतियों के अंदर हर, चाहे होली का त्यौहार हो, आप देखें चेयरमैन साहब उसके अंदर शामिल होते हैं, हमारे सारे एमएनए एमपी होते हैं। मीरपुर खास में प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारा करंट जो सिटिंग मिनिस्टर है वो गए शाह साहब। इसके अलावा कराची के अंदर अब इनका क्रिस्टन हमारे जो ब्रदर है इनका वो आ रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है आपकी पार्टी में और खुद आप भी जज कर रहे हैं कि इस तरह से बताना चाह रहा हूँ ना वो आप सुने, क्या किसी अकलियतियों को जो हकूक पीपल्स पार्टी दे रही है क्या किसी और पार्टी को आपने देते हुए देखा है? डिप्टी स्पीकर हमने बनाया हुआ। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात की है फरीद आपने, मैं इसको आप चाहूंगी थोड़ी और वजाहत करें। आपने कहा पीपल्स पार्टी को वजारत नहीं चाहिए, वो काम कर रही है और अभी भी इलेक्शंस के बाद भी काम कर रही है, स्क्रीन से आउट नहीं हुई। ये बात मैंने इलेक्शंस के दिनों में भी अपने बहुत से प्रोग्राम्स में कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी काम कर रही है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल, हम बाइस्ड नहीं होते, मेरी आंखों देखी चीजें हैं ये। लेकिन उसके बावजूद भी एक और पार्टी है सिंध की, उन्होंने अमेंडमेंट करने के कहा था। वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट भी कहा और बहुत सारी जिले की हद में इन्होंने कहा कि तमाम चीजें इख्तियारात जाने चाहिए। अमेंडमेंट तो वो अभी तक नहीं कर सके, एक एमओयू शायद साइन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वजारतें भी उन्होंने ली हैं। उस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। जी, हर पार्टी का अपना मौकिफ होता है। पीपल्स पार्टी का मौकिफ ये है कि तालीम, सेहत और जो भी मसले मसाइल लोगों के हल होने चाहिए। और मैं जिस तरफ अभी आ रहा था कि कोरंगी की सीट हम जिस तरीके से जीते हैं, तो इधर हम पिछले कोई 15-16 साल से वर्किंग कर रहे थे, अब जाके हम कामयाब हुए। इससे पहले जो पार्टी 40 साल से थी उन्होंने क्या किया वो उसका जवाब नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब जैसे ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है, तो गुड फ्राइडे वाले दिन मैंने सेंट्रल जेल के अंदर भी प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो क्रिस्चियन वार्ड है वहां पे पानी के कूलर वगैरह नहीं थे, तो जुम्मे वाले दिन सेंट्रल जेल में पानी के कूलर भी मैं लगवा रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी के लिए चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं। तो ये बात तो पिक्चर क्लियर है कि पीपल्स पार्टी में जो काम करना चाहता है उसको फ्रंट फुट पे आके मौका दिया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी कामयाबी है कोरंगी की सीट का भी आपका लेना है, मेरा ख्याल है कि बड़ी कामयाबी है, इस पे बात करनी चाहिए। अच्छा, उस्मान हुमायूं साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उस्मान, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी जी, उस्मान, क्या समझते हैं इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं? आप अभी गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, सबसे पहले तो वही बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम कराची की बात में आएंगे। पहले इस बात पे आते हैं कि एहतजाज की कॉलें भी अब आना शुरू हो गई हैं और सबसे पहले जो कॉल है वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी। इस्लामाबाद जिसके अंदर सेंटर भी है और पंजाब की गवर्नमेंट अलग काम कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्योंकि पंजाब का इस वक्त जैम होना आप समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर है या इदारे तैयार हो चुके हैं? बेहतर तो जाहिर सी बातें नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक पार्टी को इस तरह का लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए? मैं समझा नहीं, आपकी बात थोड़ी सी रिपीट कर दीजिएगा, आवाज कट गई थी। जी ठीक है, आपने पंजाब गवर्नमेंट के बारे में। ठीक सर, इस वक्त सबसे पहले रुख जो है पीटीआई कर रही है पंजाब की तरफ एहतजाज के लिए, और पंजाब में आप समझते हैं कि जी सेंटर भी है और पंजाब यानी कि 2 निज़ाम चल रहे होते हैं, फेडरल भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। इन हालात में जबकि मुल्क एक स्टेबिलिटी मांग रहा है इस वक्त, तो उसमें ये एक पार्टी का एहतजाज अभी भी है। आप इंतजामिया का अभी हिस्सा हैं, हुकूमत का आप हिस्सा हैं, किस तरह से इस मामले को इंतजामिया हल करेगी? देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं 2013 की सियासत जब से ये पीटीआई ने आगाज किया अपनी, और एहतजाज, धरने, और किसी भी असेंबली में आकर उस असेंबली के हिस्सा बनने के बावजूद, उसकी तमाम तर मराद लेने के बावजूद, उनके एमएनए एमपी, उनके सेनेटर्स अपने फंड्स और अपनी मराद जो सरकारी एक टैक्स के पैसों से पे होती है वो तो वो ले लेते हैं, और जहां अवामी मसाइल की बात आती है तो वहां वो किसी भी अवामी मफाद के लिए बिल को पास करने के लिए असेंबली के अंदर तैयार नहीं होते। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि आप वो तमाम तर मराद तो हासिल कर रहे हैं जो एक आम आदमी के टैक्स से आपको मिल रही है, लेकिन जहां अवामी मसाइल हल करने की बात आती है तो फिर वहां पर आप अपना नजरिया और अपनी सोच लेकर बैठ जाते हैं। फिर आपने देखा है कि आपने क्या शऊर बेदार किया है कौम के अंदर। आपने यूथ को, नौजवान नस्ल को, आपने लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। आपने कहा जी फलां 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 चोर है। भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ, फलां 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 चोर है, या हम फलां 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 को चोर 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 कहते हुए अपने मुल्क को गुजारते हैं इसी तरह।
बर्बादी की तरफ ले जाएं। आपकी इकोनॉमी, आपकी माशियत, आपकी तमाम चीजें तो बर्बादी की तरफ जा रही हैं। 2013 के बाद मुझे पूरे पाकिस्तान में बता दें, आप केपीके में बता दें, आपने कौन से ऐसे डैम्स बना लिए, आपने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट लगा लिए, आपने ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोग दिया है जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो गया। भाई पौने 4 साल आपके पास हुकूमत रही है, आप उस पौने 4 साल में मुझे एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बताएं जिससे आपने दुनिया में पाकिस्तान को ले जाकर किसी हैसियत पे खड़ा कर दिया। इसके अलावा क्या आपने बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया? आपने IMF के सामने जाने से इनकार कर दिया। आपने कहा आपके पास माशियत के एक्सपर्ट हैं, 100 दिन में इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, 200 दिन में इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, और उसके बाद दी एंड रिजल्ट के निकला 0/0। आप जाकर फिर IMF के सामने जाकर कशकोल लेकर खड़े हो गए और आपने उनकी तमाम तर मनात मान दी। आपने तो पाकिस्तान के साथ वो किया है कि स्टेट बैंक का गवर्नर आपने IMF के कहने पर लगाया, और IMF के कहने पर स्टेट बैंक का गवर्नर लगाने के बाद आपने तमाम तर इख्तियारात पाकिस्तान की माशी जो कंट्रोल की शहर रख थी वो आपने दे दी IMF के हाथ में। अब जो फैसले होते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर हों या स्टेट बैंक की पॉलिसी पे हों या इंपोर्ट पॉलिसी पे हों, आपने वो सारा कुछ रखकर थाली में सजाकर एक ऐसे ही लॉबी को दे दिया जो लॉबी कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबल हो। क्योंकि उस्मान, मैं पाकिस्तान अगर कतई स्टेबल तलामी की होता है माजरत चाहती हूँ, आपका मौका बिल्कुल मेरे पास आया। मुझे एक बात का जवाब मैं अक्सर लोगों से लेती हूँ कि ठीक है जनाब, PTI की गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज नहीं दी थी और हमें भी नजर आ रहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन अभी भी क्या हम इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं कि बड़ा वोट बैंक मौजूद है, आवाम की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है, और आज भी अगर PTI के बानी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है तो वो कहते हैं अवाम मेरे साथ है। ये बातें आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अवाम तो ये समझती है कि जनाब इस मुल्क के मसाइल का हल PTI है। क्या आप किस तरह से अवाम को बताएंगे फिर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम बड़ी मुफाद परस्त अवाम है। माजरत के साथ अवाम देख लीजिए, अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो एक दूध की दुकान वाला करप्शन कर रहा है, एक गोश्त बेचने वाला पानी की सिरिंजें मारकर गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगाकर पानी का से उसका वजन बढ़ा रहा है, फ्रूट वाले के पास चले जाएं तो स्क्रीन में इंजेक्शन लगाकर, और फिर ऐसे हालात में आप कहते हैं कि जी मैं तो ठीक नहीं हो रहा और मुझे हुकूमत अच्छी मिल जाए। जब तक आप बाज़ाब्ता खुद ठीक नहीं होंगे तो आपको हुकूमत भी अच्छी नहीं मिलेगी। ये जितना चूचू का मुरब्बा इस वक्त फैला हुआ है, ये सारे MNA MPs जो जीते हैं उन्होंने पिलाया हुआ है। भाई खान की किसको परवाह है? इमरान खान जेल में पड़ा है और पड़ा रहेगा, आप देख लीजिएगा, कोई उसके लिए नहीं निकलेगा। अगर ये इतने इमरान खान के फॉलोअर होते, इतनी उनसे मोहब्बत करते तो फिर पहुंच जाते हैं ना जेल की दीवारों के बाहर, बैठ जाते हैं, जाके धरना दे देते हैं। लेकिन ये दर हकीकत तो कुर्सियों से प्यार करने वाले लोग हैं जो इनकी बसात में भी इकट्ठे हुए हैं। और खान साहब हमेशा से गलतफहमी में रहते हैं जज्बात में आकर, और उसका उनको नुकसान ही हुआ है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में आपने देखा था, उनके अकाबरीन ने, उनके दोस्तों ने उनको मशवरा दिया था कि भाई आप वो ना तोड़ें हुकूमत और आप ना तोड़ें फेडरल हुकूमत। उन्होंने फिर भी जाकर फेडरल हुकूमत को तोड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट को खुद साख्ता खुदकुशियां की ना, खुद साख्ता खुदकुशियां की। पंजाब हुकूमत डिजॉल्व की, KPK हुकूमत डिजॉल्व की, और उसके बाद कहते रहे, हर फैसले के बाद कहते हैं कि जी मैं अपने फैसले पे पशेमान हूं और यूटर्न ले लेते हैं। तो इस तरह मुल्क और कौमें और हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता। पाकिस्तान इत्तेजाज का तहम्मुल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क चलाने वाले जो हैं इदारे हैं वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान जिस नगर पे जाकर खड़ा हो गया, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अदम इस्तेकाम आ रहा है, या वो अभी आपके सामने रिसेंटली इन्होंने IMF को लेटर लिख दिए। भाई आप IMF को लेटर लिखकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, आप गद्दार हैं पाकिस्तान के लिए। फलस्तीन पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उस पर असेंबली में बिल आता है तो आप जाकर उस पर एहतजाज करना शुरू हो जाते हैं और आप उसको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। कौन लोग हैं भाई आप लोग कौन लोग हैं? आप पहले ये फैसला कर लें। आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बन रहे हैं ना, आप मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले बन रहे हैं, तो आप किन लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं ये बता दें भाई। ठीक है, ये अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कितना वक्त हमारे पास ताकि मैं प्रोग्राम के अगले पार्ट की तरफ जाऊं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा उस्मान, ये आपने बात की है कि जनाब ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जाहिर सी बात है आपकी पार्टी फेडरल में इतनी बड़ी मुस्तहकम पोजीशन पे कभी, और आपकी पार्टी के टूट फूट का भी शिकार रही, फिर आपकी डी यूनियन हुई है, इस वक्त आप बड़ी तादाद में मौजूद हैं, आप पावर में भी हैं, इस वक्त कम सीटें हैं, लेकिन आप लोगों का ये बयान है कि तोलने में हमारी सीटें ज्यादा है। पाकिस्तान में कराची स्पेशली और सिंध, इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो आप समझते हैं कि अब आपकी पार्टी दे सकती है और बड़े अच्छे काम कर आपकी पार्टी लेके आ सकती है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह भी मैं एक भाई की गुफ्तगू सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमने मीटिंगें शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जो हमारे MPs हैं, MNAs हैं, हम कुछ सैकड़ों के हिसाब से ना सिर्फ मीटिंगें कर चुके हैं बल्कि फेडरल से PC1 हमने भी बल्दिया में 3 PC1 है फेडरल से प्रूव करवा ली हैं और इंशाल्लाह ताला 3 से 6 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगी। आपके बल्दिया टाउन के अंदर इस वक्त 6 महीने में 1 घंटा पानी आता था। कैन जो इमेजिन के 1 घंटा सिर्फ पानी आता हो 6 महीने में, या साल में 2 घंटे पानी आता हो, या साल में 3 घंटे पानी आता हो, तो हम कहाँ हैं? लोग मरीख पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं और हम पानी की बात कर रहे हैं, हम गटर के ढक्कन की बात कर रहे हैं। मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 PC1 इस वक्त अप्रूव करवाई है फेडरल से, 6 महीने में वो अप्रूव होने जा रही है। और इस वक्त भी बल्दिया की पोजीशन ये है कि जहां साल में 6 महीने में 1 घंटे पानी आता था, वहां 2 महीने में 4 घंटे पानी आ रहा है। ये भी मेरे लिए शर्म की बात है। मुझे चाहिए कि 4 घंटे पानी आए भाई रोज, हर घर में जाए, हर घर की जरूरत है, पीने का पानी है, दूसरी जरूरियात का पानी है उनके लिए। और मैं इंशाल्लाह ताला हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए डू एंड डाई वाली पोजीशन है। और जहां से हमारा MPM ने इस वक्त जीता हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात काम कर रहा है। और उसको ये पार्टी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई जो भी तुम्हारी बसात है, चाहे तुम्हारी बसात के अंदर आता है या तुम्हारी बसात से बाहर आता है, तुमने 100% डिलीवर करना है अपनी तो बसात के अंदर है उससे 110 पर जाकर डिलीवर करो, 20 पे डिलीवर करो। और उसका बकायदा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर आपको कराची की आवाम से, आप कराची की रोडों पर जाकर सुनेंगे कि जी कराची के लोग आए हैं और कराची के लोगों ने डिलीवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है आम जिंदगी। क्या बात है जनाब, मेरे साथ ही रहिएगा उस्मान। आप नदीम बाकी मौलवी साहब बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे थे, आप देखें आबड़ो साहब कितनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उस्मान साहब कितनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया आपको? बहुत अच्छी बात है जनाब। देखें लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब ये कह रहे हैं 6 महीना मतलब सितंबर, ठीक है जी, आज से सितंबर के बाद इंशाल्लाह हम शो करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के ये कराची के अंदर देखें अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो क्रेडिट देना चाहिए हमें। अगर ये कह रहे हैं ना कि 6 महीने में, कराची को रो रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान में इस तरह से आप पॉलिटिशियंस को लाएं, टारगेट दें, टाइम फ्रेम ले लें। टाइम फ्रेम इन्होंने दे दिया, इन्होंने कह दिया अब हम सितंबर में प्रोग्राम करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या। देखिए हमें नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव उस वक्त होना है जब कोई कहे कि जनाब मैं नहीं कर रहा, मैं मजबूर था, वो बेशरम थी, वो बेहया था, मैं मसले मसाइल में फिरा। ये सब हम आपस में इसी तरह खानदानों में तलाक हो जाता है इसी तरह के, भाई वो काम नहीं करता था मेरा शौहर, बहुत ही बेशरम आदमी था। तो ऐसे पॉलिटिक्स की तरफ पॉलिटिक्स में तीन लेयर ऑफ, मैं थोड़ा सा भाई से गुजारिश कर दूं अगर इजाजत दें, 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं हमेशा जब भी आपकी बनती हैं। देखें इस वक्त आपकी जो बल्दियाती हुकूमत है वो हमारी नहीं है, पीपल्स पार्टी की है। सिंध सूबाई हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, हमारी नहीं है। अब फेडरल हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है जो PC1 अप्रूव होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट से होती है। अगर हम फेडरल के साथ इत्तेहाद कर बैठे हुए हैं तो अपनी जाती मफाद के लिए नहीं बैठे हुए, अवाम के वसीतर मफाद के लिए बैठे हुए हैं। अभी हमने जो बल्दिया के अंदर PC1 अप्रूव करवाई है वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव करके दी है। इसी तरह नाजमाबाद के लिए K4 के प्रोजेक्ट पे हमारी बड़ी ब्रीफिंग हुई है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस 2 साल के अंदर K4 भी कंप्लीट होगा और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी कराची के अंदर मजीद इजाफा होगा, पानी आएगा। आसान करके मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा 3 लेयर्स है, मैं मानती हूँ और मैं हमेशा अभी आबड़ो साहब भी मेरे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद उनसे भी क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन ये 3 लेयर्स में पीपल्स पार्टी से आपकी बनना किस हद तक जरूरी है? आपका वोट बैंक कराची में बड़े लोग आपको पसंद करते हैं, स्टेक होल्डर है आप कराची के, आप कराची के मसाइल को इस तरह से कैसे आप समझते हैं कि हल किया जा सकता है? यहाँ पे तो एक इंसान दूसरे को काम नहीं करने देता कि जनाब उसने किया तो मैं देखें बहुत ही मौजिज अंदाज में, निहायत ही मौजिज तरीके से इस वक्त मुखातिब हूँ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से। देखें अगर बिलावल भुट्टो साहब ने प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि बनना है पाकिस्तान का, तो उनको फिर खास तौर पर कराची की जमात जो इस वक्त 3rd पावरफुल जमात है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको कराची की उस जमात को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपको कराची की उस जमात के लिए जाती मफादात के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। कराची की जमात जो अवामी वसीतर मफाद में बात कर रही है, आपकी पानी की बात कर रही है, आपकी सेवेज सिस्टम की बात कर रही है, आपकी सरकारी स्कूल में तालीम बेहतरी की बात कर रही है, आपके सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और उनके इलाज और मुआवजे की बेहतरी की बात कर रही है। अगर आप हमें उसमें कॉपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अवाम को जब डिलीवर करेंगे तमाम चीजें और आपके कॉपरेशन से अगर करेंगे किसी भी स्टेज पे जाकर, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपको भी इसमें क्रेडिट देंगे। भाई मुझे नहीं चाहिए तख्ती कि आप मेरे नाम की तख्ती लगा लें, कोई अस्पताल मेरे कहने पे बना दें। अगर आप आकर ऑपरेट करते हैं और चलाते हैं और आप उसमें फंड्स आपके पास जो आ रहे हैं टैक्सेस से आ रहे हैं, आप उसको सही जगह यूटिलाइज करते हैं, तो यकीन जाने फिर बिलावल भुट्टो का ख्वाब पूरा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। अगर वो MQM को नाराज कर समझेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इस मुल्क के, तो शायद नहीं बन सकते। मेरा ख्याल है बिलावल इस बात को, मेरी बिलावल तक ये बात जा रही है और जा भी रही है, उनको मेरा ख्याल समझ भी आएगी
आएगी ये बात, और वो एमक्यूएम के साथ बैठेंगे और बसी तरह आवाम के मफाद में एमक्यूएम को फ्री हैंड देंगे ताकि वो लोगों के काम कर सकें, लोगों के मसले हल कर सकें, लोगों के जो इस कराची शहर के अंदर जो आप देखें ये मिनी पाकिस्तान है, यहीं से मैसेज जाता है पूरे पाकिस्तान में, यहीं से केपीके का बंदा यहाँ रहता है, पंजाब का बंदा यहाँ पे रहता है, आपके तमाम सूबों के बलूचिस्तान के लोग यहाँ पे रहते हैं। आप अगर कराची को डिलीवर करेंगे तो आपकी जमात का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और कराची में जो इस वक्त बेहतरीन आपके पास बंदा है जो इन सब प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, वो सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक मेयर दिया था सैयद मुस्तफा कमाल, वो बेहतरीन माइंडसेट है, उसको पता है कि कराची के अंदर किस तरह काम होना है। तो खुदाया हमारी कौम का हमने फिक्रिया रहा है कि हम लोगों के जाने के बाद ट्रकों के पीछे उनकी तस्वीरें लगाकर कहते हैं तेरे जाने के बाद याद आई। इस वक्त आपके पास एक बेहतरीन बंदा मौजूद है, उसकी खिदमत को आप इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें और लोगों को रिलीफ दें। लोगों को चलिए उस्मान, मुझे ना यहाँ पे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद मैं मजीद बात करती हूँ। डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एक हैदराबाद यहाँ पे भी, एक हैदराबाद वहाँ पे भी है, उसकी भी बात करते हैं और डेवलपमेंट की असल पिक्चर सामने लेके आते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है जहाँ मुल्क बल्कि दुनिया में बहुत सी तरक्की हो रही है, न्यूक्लियर पावर है, अब आपके पास फौज की एक बड़ी तादाद मौजूद है और ताकतवर फौज मौजूद है। यहाँ पे सिंध की डेवलपमेंट की बात होती है, सिंध को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? सिंध को वाकई तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जाता है कि अब भी ऐसे माहौल है कि जिसको जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। हैदराबाद का जिक्र हो रहा था, डेवलपमेंट की बात हो रही थी, कराची की, यहाँ पे भी एक हैदराबाद है, एक हैदराबाद आपके पड़ोस मुल्क में भी मौजूद है। ये मैं बताती चलूँ कि IT का सबसे बड़ा मरकज है वो पे, और वो इस वक्त इंटरनेशनल सिटीज के लेवल पे आता है। वहाँ की डेवलपमेंट देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि हैदराबाद ने किस तरह से तरक्की की है, लेकिन इस वक्त अंदरूनी सिंध का हाल बुरा है। इसका जिम्मेदार ज्यादातर दूसरी पार्टीज और खासतौर पर MQM भी जिम्मेदार समझती है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या बात करती है, बात करते हैं जनाब फरीद आबड़ो साहब, आपकी तरफ चलते हैं। फरीद आबड़ो साहब, बड़ी पॉजिटिव बातें हो रही हैं कि वो भी काम कर रहे हैं, आपने कहा आप भी काम कर रहे हैं। ये जो हमारी डेवलपमेंट रुकी है, स्पेशली सिंध के ऊपर सवाल उठाया जाता है, यहाँ पे गांव देहातों पे, क्या जवाब देंगे इसका? सबसे पहले तो मैं हमारे साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आगे चैनल पे खुल्लम खुल्ला इस बात पे इकरार कर लिया है कि अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब होने चाहिए। उनका शुक्रिया कि इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए चेयरमैन साहब के लिए, क्योंकि MQM भी समझती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बिलावल साहब के हाथ में सेफ है। तभी इन्होंने आके ऐसी बात की कि अगर बिलावल साहब इनसे बात करें तो ये हमारी सपोर्ट करेंगे पार्टी की, और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी की ना करें, मुल्क के लिए इन्हें करना चाहिए। दूसरी बात आपने बोली कि हैदराबाद एक वहाँ है, हैदराबाद यहाँ पर है। हमारा इस वक्त जो हैदराबाद है, अगर आप देखें कि डेवलपमेंट हैदराबाद के अंदर बहुत अच्छी चल रही है, सड़कें बन रही हैं, पानी के मसले मसाइल थे जब से ये जाम खान साहब जीते, शर्जील जीता, इनका भाई छोटा जो जाम खान शुरू का, काशिफ शुरू, वो वहाँ का मेयर है कासमाबाद का, और मेरा अपना भतीजा वहाँ पे मीर मेहरान अबड़ो जो होता है वो सारी लीड करता है मेरी टीम को, मेरा मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का किला हैदराबाद है। और दूसरा, जैसे हमारे साहब ने बार बार एक बात बोली कि कराची में इनको एक बात ही समझाऊंगा कि मेरे भाई, आप कहते हैं आपकी पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, तो कराची सिंध का हिस्सा है, और सिंध जो है पहले हिंद था, हिंद के बाद सिंध बना, और हैदराबाद आपने बताया वहां पर है और यहाँ पर है। सिंध की तारीख बहुत पुरानी है, तकरीबन 5000 साल पुरानी। तो अगर हम सिर्फ कराची में जिएंगे तो इसकी तारीख है 80 साल पुरानी। तो हमें चाहिए कि बड़ा विजन रखें अगर आप बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं। बाकी हमारे पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे नून लीग हो। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत तो है ना फरीद आबड़ो साहब, ये तो मुझे पर्सनल पता है कि आपने बड़े झंडे गाड़े हैं, बड़े बैनर्स लगाए जरदारी साहब के पूरे कराची में, आप ही ने लगाए फरीद आबड़ो साहब, आप ही है ना जिन्होंने बड़े झंडे मंडे लगाए हुए थे पूरे कराची में, आपकी बड़ी कंपेन्स चली थी। लेकिन अवाम अभी भी हमसे कराची की बात नहीं करते। कराची की बात हम इसलिए करते हैं कि पूरी पाकिस्तान का फेस है कराची, सिंध का हिस्सा, हमने इससे इनकार नहीं किया, ये कोई बात नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा होगा। लेकिन ऑफकोर्स कराची की डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में शो होती है, हैदराबाद की डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में शो होती है, इसलिए बात की जा रही है। जब आपने झंडों की बात की तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कराची से लेकर कश्मीर तक 200 बोर्ड्स लगवाए हैं। जरदारी साहब जो सदर बने हैं, माशा पीपल्स सेक्रेटरीट आप देख लें, सिविक सेंटर देख लें, बिलावल चुरंगी देख लें, हैदराबाद देख लें, नवाबशाह देख लें। ये आपने जाती पोजीशन पे लगाए, जाती हैसियत से लगाए? जी, जाती हैसियत क्या, मैं तो एक पार्टी का कारकुन हूँ, तो उस कारकुन होना ही बड़े मतलब सर आपने खुशी में लगाए, ये मैं कहना पूछना चाह रही थी आपसे। और प्यार है अपनी पार्टी से। अच्छा, तो हमारी पार्टी के लिए हाजिर है। जो भी काम होते हैं, जो हमने वहाँ पे अपने एक टीम बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सिंध के अंदर हमारे लोग हैं जो फ्रीलांसर हमारे साथ काम करते हैं, हम उन्हें कोई पे ऑफ नहीं करते, या पार्टी मुझे कोई पे ऑफ नहीं करती। हम जो कुछ करते हैं जाती हैसियत में सब दोस्त आपस में मिलके, और हम उसको करते हैं कि हमें चाहते हैं कि पार्टी का जो नाम है वो रोशन होना चाहिए पूरी दुनिया में। और उसकी मिसाल एक ये है कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में हूँ, लेकिन आप देखें कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और बाशमूल बहुत सारे MQM के लोग इलेक्शन के दिनों में हमारे पास शामिल हुए, ये भी आपको पता है। और तकरीबन 400 लोग MQM से शामिल हुए थे हमारे साथ, जिनको शमूलियत करवाई थी किस पार्टी है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारे खुश हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। और मुस्तकिल के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि सब पार्टियों में मिलजुल के
पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अब मुल्क के हालात ये हैं कि अगर आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई तो ये मामला और खराब हो जाएंगे। अच्छा अब्रो साहब, मेरा एक सवाल था, माशाल्लाह से ब्रेकिंग न्यूज़ तो अभी चल जाएगी कि उस्मान साहब ने कहा 6 महीने के अंदर पानी का मसला खत्म हो जाए, तो आप भी एक ब्रेकिंग दे दें कि बिजली की बिल जो है वो सस्ते कब तक हो जाएंगे? 300 यूनिट याद दिला रहे हैं सर आपको, वो 300 यूनिट का कहा गया था। मैं समझ गया मेरे भाई, वो 300 आप जो याद दिला रहे हैं, अल्लाह कर दे कि बिलावल साहब आ जाएं गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब बनते, यानी 5 साल और हमें इंतजार करना पड़ेगा। बात करने दें आप साहब को। जी 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 इंतजार ना करें, आप दुआ करें, रमजान का महीना, अल्लाह करे चेयरमैन साहब जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो जैसा जैसा बिलावल साहब ने बोला है वो सब होगा। और मैं आपको सिर्फ, आप बिजली की बात कर रहे हैं 300 यूनिट, बार बार आपको पता है बिलावल साहब ने आने के बाद जितना काम हेल्थ के ऊपर किया है, जितने हॉस्पिटल माशाल्लाह नए बने और जितने डॉक्टर इस वक्त सिंध के अंदर हैं, मैं समझता हूं पूरे पाकिस्तान में इतने डॉक्टर कहीं नहीं है। तो सर ये जेडीसी का बयान क्यों आ रहा है कि मेरे पास 300 रुपए की जो है टेस्ट जो है बाहर 3000 में हो रहा है? अभी हम डिस्कस करते हैं, और मैं चाहती हूँ नदीम बाकी मौलवी साहब किसी इदारे का नाम ना लिया जाए। हुमायूं आपकी तरफ आते हैं। हुमायूं उस्मान साहब, ये बात की जा रही है 300 यूनिट फ्री होने की, चलें बहुत अच्छी बात है, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था, पंजाब में भी हमसे सिंध में तनकीद कर रहे होते, लेकिन एक और चीज है, जब पहले भी इनकी गवर्नमेंट आई थी सिंध की, तो उन्होंने कहा था हम कराची के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद उस वक्त सियासत में नए नए थे, बात भी कर रहे थे, हम कराची के पानी को मीठा कर देंगे। थोड़ी देर पहले आपने कराची के पानी की बात की, बल्दिया टाउन के मसाइल में पर्सनली बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आगे लॉन्च हो सकता है कि बाकी कराची के समंदर का पानी को मीठा किया जा सके? इस हवाले से कोई बात हो कि बाकी कराची के पास वसाइल है और अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल किया जाए? देखिए, मैं अब कुछ सीधा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है ना, वो एक ऐसी कश्ती है जो भंवर में और तूफान में फंसी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की जो कश्ती उस भंवर तूफान में फंसी हुई है वो किस तरह निकलेगी। जब तक हम पाकिस्तान उस मुश्किलात से बाहर नहीं लाएंगे और IMF के उस चंगुल से बाहर नहीं लाएंगे तो हम कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते। अगर मैं फिर उसमें अगर कोई वादा कर जाऊं और मैं कहूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो सब झूठ पर मुबनी होगा। पहले तो मुझे रियलिटीज जो है ना उसकी तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी बुरान है उसमें जो आपके सामने 2-3 पॉइंट रख देता हूँ, बड़े वैलिड पॉइंट हैं। अगर ये हम आगे भी रख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी के आगे भी रखेंगे, नून लीग के आगे भी रखेंगे कि भाई अगर ये पॉइंट्स पे आप काम कर लें तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे पॉइंट है कि आपका जो इंपोर्ट बिल है इस वक्त सबसे बड़ा वो क्रूड ऑयल का है, यानी बिजली प्रोडक्शन का। तो बिजली प्रोडक्शन में हमारी काविशों की वजह से जो हम 1.25 साल लास्ट टाइम नून लीग के फेडरल में गवर्नमेंट के इत्तेहादी रहे, उसमें ये हुआ कि सोलर प्लेटों से हमने उनसे रिक्वेस्ट कर सोलर प्लेटों से ड्यूटीज टैक्सेस खत्म करवा दी है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें जो बैटरीज और उसकी क्या कहते हैं इन्वर्टर्स हैं उस पर ड्यूटी और टैक्सेस अभी खत्म नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम आगे भी अपील कर रहे हैं कि आप बैटरीज से और उस इन्वर्टर्स से भी ड्यूटी खत्म करेंगे। इस वक्त जो पहले आपका सोलर पैनल 10 kVA का 15 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में पहुंच गया था, अभी आप सिर्फ सोलर प्लेटों से ड्यूटी खत्म करने से वो 12 लाख तक आ गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो आप उस पर मजीद ड्यूटी और टैक्सेस खत्म कर देते हैं तो 7 से 8 लाख में आ जाएगा। तो एक घर के लिए 10 kVA का बहुत होता है, और 6, 7, 8 लाख रुपए का जब वो आ जाएगा, और मैं समझता हूं कि एक उसमें अपील हम ये करने जा रहे हैं अपनी प्रोविजनल असेंबली के जो हमारे MP हैं, इंशाल्लाह ताला उस पर करारदाद भी पेश करेंगे कि तमाम सिंध के इदारे, चाहे वो प्रोविजनल असेंबली हो, चाहे वो तमाम थाने हो, चाहे वो तमाम सरकारी अस्पताल हो, वो जितनी भी XYZ, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट के अंडर में आती है या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, उन सबको के इलेक्ट्रिक से डिस्कनेक्ट किया जाए। डिस्कनेक्ट कर उनको ऑर्डर पास किए जाएं कि भाई वो सोलर पैनल्स के थ्रू अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करें, ताकि वो जो बर्न इस वक्त जा रहा है, देखिए 40% से 38% इस वक्त जा रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की लग्जरीज इदारों में, सरकारी ब्यूरोक्रेसी में बिजली इस्तेमाल हो रही है और आवाम पे उसका बर्डन आ रहा है उस बिल में। तो हम अपील करने जा रहे हैं कि भाई आप इन तमाम इदारों को कहें कि ये अपने अपने सोलर पैनल्स लगाएं और ये डिस्कनेक्ट करें उसके इलेक्ट्रिक से, ताकि के इलेक्ट्रिक जो अपनी रिकवरी के लिए एक आम आदमी, आम सार्फिन पे जाकर बोझ डाल रही है, वो बोझ खत्म हो जाए। देखिए, नंबर 2, हमें हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है इस वक्त आपका क्या कहते हैं पेट्रोलियम का, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि पेट्रोलियम के बिल को किस तरह रिड्यूस कर हम अपनी तजवीज, देखिए हमारी इस वक्त वो हैसियत नहीं है जो फेडरल में कि हमारी हुकूमत हो हम जाकर उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। हमारा काम है, हम कराची में रहते हैं, कारोबारी लोग हैं, बिजनेस, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, हम समझते हैं कि किस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं। हमारा काम है पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अपनी तजवीज आगे पेश करना, उसमें भी हम अपना बिल पेश कर रहे हैं कि आप किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। नंबर 3, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में आप फिल फोर जाकर टूरिज्म पर काम करें, क्योंकि आपके यहाँ बहुत बेहतरीन सियाहत के लिए बहुत बेहतरीन जगह हैं। गोरख हिल है सिंध के अंदर,
इंटीरियर सिंध के अंदर आप जाकर देखें, बहुत खूबसूरत जगह है, आप वहां पे काम करें। फिर आपके पास ये कराची में मुबारक विलेज एक बहुत प्यारा आइलैंड है, अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर लें तो यहाँ टूरिज्म आएगा। आप जब KPK में चले जाएं तो एक से बढ़कर एक जगह है, मैं यकीन करें स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, स्विट्जरलैंड से अच्छी जगह है हमारे पास पाकिस्तान में। ये आप स्कर्दू साइड पे चले जाएं, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी टूरिज्म की मिनिस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हमने अपनी कुछ तजवीज बनाई है वो भी हमको दे रहे हैं कि अगर आप इस पे इंप्लीमेंट करें, जो लोग यहाँ से हजारों डॉलर लेकर टूरिज्म के लिए बाहर जाते हैं पाकिस्तानी, वो भी फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आएंगे जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, होटलिंग यहाँ मिलेगी, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ मिलेगी। आपके सामने इंटीरियर सिंध के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, कच्चे के डाकू जिस तरह रोडों पे आकर लोगों को लूट रहे हैं, कसूट रहे हैं, इस वक्त आप यकीन करें जो पोर्ट से एक 20 फुट गाड़ी निकलती है कंटेनर लेकर, उसका रेट 1.5 से 2 लाख रुपए था किराया पंजाब जाने का। इस वक्त ये लूट मार की वजह से जब से ड्राइवरों को उतार कर लूट रहे हैं या अगवा कर रहे हैं, उस एक गाड़ी का रेट 5 से 6 लाख रुपए में पहुंच गया है। तो ये सारी सिचुएशन है, बेहतर होंगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी बेहतर होगा। हम अपनी तजवीज जहां रख सकते हैं, अपनी आवाज जहां उठा सकते हैं, प्रॉपर उठाएंगे, आपको दिखेगी जो हम आवाम के लिए कर सकते हैं, अपनी जात के लिए आपका नहीं। मौकफ आ गया है। एक मुझे सवाल का जवाब देते हुए जाए, आपको भी कोई वजारत मिली है? देखिए अभी हमें उन्होंने दी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी है, जो हम ले नहीं रहे थे, हमें जबरदस्ती दी गई है। तो इंशाल्लाह ताला अगर जो हमें वजारत दी गई है सर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कौन सी वजारत मिली है? तो जो मैंने बताया एजुकेशन, साइंस एंड अच्छा सर आपको? जी सर आपको भी कोई वजारत मिल रही है? नहीं, अभी हमने और नहीं लिए, अभी हम उस पर बात कर रहे हैं। जो हमारा आइन में तरमीम थी, 3 निकाती एजेंडा था, हम उसमें पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे ईद के बाद, हम उसमें PTI के पास भी जाएंगे, हम उसमें नून लीग को हम पहले कन्विंस कर चुके हैं अपना वो एजेंडा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी सर आपसे इसलिए कहा गया कि आपने अपने हल्के में काफी मेहनत की थी और एक इल्जाम आपकी पार्टी पे जो लगता है कि जनाब आपकी पार्टी को शायद ऐसे ही कहीं से सीटें मिल गई हैं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि हुमायूं साहब ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस वक्त वो अपने हल्के से सर आप नहीं कामयाब हो सके। तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे 26,592 वोट पड़े हैं जेन्युइनली, और मैं तो समझता हूँ कि लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है मेरे साथ ये जो वोट दिए हैं, और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, मैंने तो शुक्राने के नफल अदा किए हैं हारने के बाद भी, क्योंकि मैं अगर जीत जाता तो इस वक्त लीड कर रहे हैं खालिद भाई और मुस्तफा भाई, तो मुस्तफा भाई किसी भी MPM को रातों को घरों में सोने नहीं दे रहे, आपको वो सड़कों पर ही नजर आएंगे, लोगों का काम करते हुए नजर आएंगे। तो मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं अगर इस वक्त हारा हूँ तो मैं अपने घर पे बैठा हूँ, अगर मैं जीत जाता तो शायद आज मैं ये अपने दिन और रात चैन के साथ अपने घरों पे नहीं गुजार सकता, मुझे अवाम में उतरना पड़ता और उनके मसले मसाइल को फिर हल करना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान हमारे साथ मौजूद है, भाई हमारे बोलते हैं तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। आपकी तरफ आते हैं फरीद आबरू साहब, बातें आपने सुनी, फरीदा हमारे साथ मौजूद है, काफी देर से हमने होल्ड करा है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हुमायूं साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी सर, वोट मिले 7,176 और ये बता रहे हैं 25,000, तो थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ है। दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने इलाके में बहुत अच्छा काम किया है, तो माशाल्लाह इनके अच्छे काम करने की वजह से, पीपल्स पार्टी के काम करने से हमें जो वोट मिले 60,266 काजी पटेल साहब को and 243, तो काम दोनों पार्टियां कर रही है। रिजल्ट आपके सामने है, तो हमें तकरीबन 400% लीड से हम जीते हैं उधर, और हम समझते हैं कि अब भी जो है हमारे 4 से 5 हजार वोट वहां मिसिंग थे, लेकिन बहरहाल इस तरह के कामों में इस तरह होता है, तो थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ है। हमारे साथ 25,000 बता रहे हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो सरकार नतायज है 7176 इन्होंने वोट लिए। हमारे भाई हैं, बहुत एक्टिव हैं, काम करना चाहते हैं इलाके में, लेकिन पीपल्स पार्टी भी माशाल्लाह। चले जनाब राब्ता करते हैं फरीद आबरू साहब से, बातें बड़ी आज तो मैं सोच रही हूँ 6 महीने में पानी नाजरीन पूरी कराची में आपको पानी मिलेगा। मैं अमूमन जो है पाकिस्तान की सतह पे बात कर रही होती हूँ तमाम चीजें, लेकिन लोग कहते हैं कराची के बारे में दर्द क्यों है, तो कराची के बारे में दर्द होना भी चाहिए, जो कुछ यहाँ पे हालात चल रहे हैं। समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं, खामोशी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने। बात यह है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा किसी भी पार्टी ने अगर काम किया, हम आवाम उसे वोट देगी, सर आंखों पे बिठाएगी। हमारा मसला सिर्फ यही है जनाब, एजुकेशन मिनिस्ट्री से कहेंगे कि जनाब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो 50,000, 20,000, 10,000, 5,000 ले रहे हैं, कम से कम 50% उनके कम कर दें। एक नोटिफिकेशन जारी कर लें कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ऑडिट करेंगे और हम देखेंगे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रेशियो है, उसके तहत हम आपकी फीस तय करेंगे कि आप कितना खर्च कर रहे हैं स्कूलों पे, कॉलेजों पे, यूनिवर्सिटीज़ पे। बैलेंस शीट्स चेक करें, ऑडिट आ जाए
और फिर चेक करें जनाब आपका मुनाफा कितना है और मिनिमम मुनाफे पे लाए। इसी फॉर्मूला को रखते हुए दवाइयों के ऊपर काम करें, इसी फॉर्मूला पे रखते हुए लेबॉर्ट्रीज के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज, दवाइयाँ, तालीम, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ये हम कोई बड़ी ख्वाब नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए अच्छा, चीजें मांग एक रहे चीज जो है उस्मान ने कही थी, उसको मैं चाहूंगी कि उस पर भी हम डिस्कशंस करें कि हमारा पहला मसला जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा था, इकोनॉमी है। इकोनॉमी बिल्कुल हमारा सबसे बड़ा मसला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डेवलपमेंट के क्या प्रोजेक्ट हैं कि हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। इस वक्त जितनी भी पार्टीज हैं बात करती हैं IMF के पास जाना जरूरी था, ठीक है जनाब जाना जरूरी था, आप बिल्कुल जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उसके जरिए से हम उस तरक्की पे पहुंच सकते हैं कि जनाब हम अपने कर्जों को उतार सकते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन सैंक्शन जो लगा था ईरान पे लगा था, माशी तौर पे खत्म था वो, अभी भी है, ठीक है, मगर वो आज भी अपनी मईशत को लेके आगे निकला। सैंक्शंस के बावजूद वो ना IMF के पास गया और ना सैंक्शंस उसको इजाजत दे रही थी। बात यह है कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स, हम कहते हैं कि दूध वाले ने पानी क्यों मिलाया, वो इसलिए मिलाया कि 9 दूध वाले जब पानी मिला रहे थे तो एक शरीफ आदमी को बेवकूफ कहा जा रहा था, क्योंकि कोई इदारा उस 9 आदमी को पकड़ नहीं रहा था। तो वो जो 10वां था उसने भी सोचा मैं भी पानी मिला दूं। हम बात करते हैं शुरुआत से, हम बात करते हैं कि जहां से फसल उगी वहां से कोई नहीं देख रहा होता कि कहां से क्या हो रहा है। ये छोटे छोटे मसले मसाइलों को आप रोक दें तो महंगाई कम हो जाएगी। हमारे यहाँ मसला ये होता है, हम बात कर रहे होते हैं IMF की और इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट की, जो कहते हैं कि जनाब बिजली महंगी कर दो। बिजली महंगी करने का ये कौन सा फॉर्मूला है कि अवाम बेहतर हो जाएगी या मुल्क बेहतर हो जाएगा? अवाम के पास खाने पीने को नहीं होगा, ताजिर के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बिजली महंगी कर दो, आप टैक्स बढ़ा दो। टैक्स उस वक्त बढ़ाएं जब मेरी आमदनी हो, जब दुकानदार खुद ही बेचारा नहीं कमा रहा होगा, आप दुकानदार पे टैक्स भी डाल। चलिए ठीक है सर, आपका मौका आ गया। फरीद आप लोग सब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फरीद आपसे क्वेश्चन करेंगे। इस वक्त कराची के हवाले से बात हो रही थी और खासतौर पर माया ने भी माशी सूरत हाल का जिक्र किया। स्पेशली ये बात हो रही है कि वही कहते हैं हम फेडरल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है वो इंतजामिया उसके पास है, प्रोफेशनल भी उसके पास है, तो तमाम चीज़ें ये पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। चलें जनाब मान लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो कराची में क्राइम रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या इस हवाले से भी कोई पॉलिसीज हैं? देखिए मैं आपको इसका बताऊंगा कि इन्होंने जैसे बार बार नाम लिया कि सिंध में डाके पड़ते हैं। ये होता है जब MQM की अपनी गवर्नमेंट थी, इनके एक MPA थे खालिद बिन वली साहब, उनको 9/0 पे शहीद किया गया मुक्का चुरंगी पे। तो उस वक्त तो MQM ने नहीं बताया कराची में क्राइम हो रहा है, वो सिंध का बता रहे हैं कि ट्रक वाले को लूट लिया और उससे 1.5 लाख रुपए ले लिए। सिंध में तो इनकी बहुत ज्यादा नजर है, पहले 9/0 हैदराबाद में नजर रखें कि वहां पे क्या क्या हुआ है, वहां पे खून की होली खेली गई है एक दौर में। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ ये नहीं है कि सिंध, कराची, हैदराबाद, हमें पूरे पाकिस्तान में अमन चाहिए, तरक्की चाहिए, खुशहाली, तालीम और सेहत चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियर बोला है कि हम जिस जिस जगह पे गवर्नमेंट में है या नहीं है, एक तो ये मखसूस सियासत हमें छोड़नी पड़ेगी कि मैं गुलशन इकबाल का हूं तो मैं गुलशन में काम करूंगा, मैं डिफेंस का हूं तो डिफेंस में काम करूंगा। अगर आपने सियासत करनी तो पहले एज आप सोशल वर्क में, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो आपको एज सोशल वर्क काम करना पड़ता है। तो मेरी सोच ये कभी भी नहीं थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में काम करूं, साउथ में करूं, इधर करूं। मैं पूरे कराची के अंदर, जब था स्टूडेंट लीडर कराची में PSF में, तो पूरे शहर में जाता था, लोगों से मिलता था। उसी की वजह है कि आज 20 साल बाद माशाल्लाह पूरे सिंध में मेरे साथ साथी हैं, मेरे लोग जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बेलौस। तो सारी पार्टियों को ये चाहिए कि अपने जहन से ये चीज निकालें कि ये MQM का इलाका है तो काम होगा, पीपल्स पार्टी का इलाका है तो काम नहीं होगा। तो जब ये सोच हम बदल लेंगे और हम ये सोचेंगे कि सबका सब पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमें इसकी तरक्की के लिए काम करना है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। लेकिन सर ठीक है, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करने जा रही हूँ, शायद मुझे आप इसका जवाब दे दें। सिंध पुलिस पे बहुत तनकीद की जाती है कि सिंध पुलिस जो है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रही या उसके हाथ बंधे हुए हैं। अगर सिंध पुलिस काम करना चाहे तो क्राइम रेट्स कम हो सकते हैं। क्या समझते हैं कि ये किस तरह से चीजें ठीक होंगी? देखिए सिंध पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े ऑफिसर हमारे शहीद हुए हैं। अभी मेमन साहब IG सिंध बने दोबारा माशाल्लाह से, पहले भी कराची का चार्ज उनके पास रह चुका है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर अल्लाह करेगा बेहतरी आएगी और आप देखेंगे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला।
बहुत शुक्रिया फरीद आबड़ो साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। नदीम बाकी मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बाज़ ऐसा होता है कि आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ वक़्त हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं और बात हमारी सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी जा रही होती है, लेकिन मसला ये होता है कि जब हम लोकल चीज़ों को देखते हैं, एक जो घर है, एक फ़र्द है, वो इकाई है, इकाई माशरा बनाती है और माशरे से फिर एक मुल्क और कौम का निज़ाम, और वो जो हम कहते हैं ना कि हम कौम नहीं भीड़ है, वो मामला उसी वक्त ही हल हो सकता है जब हम इकाइयों पे तवज्जो दें। और इकाई इस वक्त हम कराची का जिक्र हम बार बार क्यों करते हैं, बड़े सिटीज़ जितने भी हैं पाकिस्तान के, अगर उनमें डेवलपमेंट का काम हुआ और अगर हम ये समझते हैं कि माशी तौर पर हम मुस्तहकम होना चाहते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को आपको काम देना पड़ेगा, उनको पावर देनी पड़ेगी। हम एम्पावर नहीं करेंगे लोगों को तो काम नहीं चल सकता। इस वक्त कराची के या फिर पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में हम नाउमीदी की बातें बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त 5वां बड़ा मुल्क है जहाँ पे बच्चे, आपके नौजवान जो है वो कंप्यूटर के पीछे बैठ के पूरी दुनिया में कारोबार कर रहे हैं और यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी बाकायदा पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वो जो मेरा नौजवान है जिसको पाकिस्तान से बड़ी शिकायतें हो रही हैं आजकल कि उसको काम नहीं मिल रहा है, वो जो काम कर रहा है उसमें किस हद तक उसके टैक्स की छूट है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान से इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन पर टैक्सेस लागू कर दिए गए हैं। जैसे ही उनकी मनी आती है बाहर से, पैसा उनका बाहर से आता है, वो टैक्सेस का नजर हो जाता है। हमें देखना चाहिए कि हम अपने नौजवान को किस तरह से एक नई उम्मीद दे सकते हैं। हमें उम्मीद दिलाना जरूरी है वो लोग जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि अगर हमने वही पिटी इशूज पे गए तो चीजें हल नहीं हो सकती। डेवलपमेंट खुद ब खुद डेवलपमेंट नहीं होती है। आपको माशरे के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुल्कों में ही होता है कि आप 50-50 सालों की पॉलिसी देते हैं। खुदारा मैं यही कह सकती हूँ कि वो 50 साल की पॉलिसी लेके आए, 5 साल और 2 साल की हुकूमत के चक्करों में ना पड़े। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।